सब लोकतंत्र यूट्यूब चैनल के रचित कौशिक को पंजाब पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई? कुछ ऐसी भी थी मैं जिनके साथ बैरक में मौजूद थी, उन्होंने मर्डर भी किए थे। मेरे पास तो इतने मतलब जो स्थिति मेरे पास इतने चद्दर वद्दर नहीं लेके गई थी मैं। क्या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ना कोई नई बात है? अगर गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी, चैलेंज है, आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे उससे 100 गुना ज्यादा कुंडली मैं आपका खंगालूंगा। क्यों बनाया जा रहा है इन्फ्लुएंसर्स को सॉफ्ट टारगेट? मैं जेल में था 9 महीना, मुझे कष्ट हुआ। मुझे लगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा कष्ट जो है मैंने ही झेला है। कैसे इन्फ्लुएंसर्स भारत के चुनावों को इम्पैक्ट करने का दम रखते हैं और कैसे इन इन्फ्लुएंसर्स से पुराने मीडिया कर्मी और पॉलिटिशियंस भयभीत हैं और क्यों इस भय को छुपाने के लिए वो इन इन्फ्लुएंसर्स को फेक केसेस में अरेस्ट तक करा रहे हैं, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। पर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 फरवरी यूट्यूबर रचित कौशिक, जो सब लोकतंत्र चैनल चलाते हैं, वो अपनी भांजी के विवाह में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश गए थे। संध्या 7:30 बजे के आसपास का समय था जब वो अपनी भांजी को पार्लर से बैंक्वेट लेकर जा रहे थे। अचानक से एक व्हाइट स्कॉर्पियो उनकी गाड़ी के सामने आकर रुकती है। रचित ब्रेक लगाते हैं और उस गाड़ी से एक सिख युवक जो सादा कपड़ों में था वो निकलता है। वो सिख युवक रचित कौशिक को उस गाड़ी से निकालता है जिस गाड़ी में उनकी भांजी और उनकी पत्नी दोनों बैठी हुई थी। भांजी और पत्नी चीखती रहती हैं और वो सिख युवक रचित कौशिक को दूसरी गाड़ी में डालकर ले जाता है जिसमें कुछ अन्य सिख युवक भी सादा कपड़ों में बैठे हुए थे। और जाते समय केवल एक लाइन बोली जाती है, रचित के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है। फिर रचित के परिवारजन मुजफ्फरनगर के पुलिस थाने जाते हैं तो वहां से पता चलता है कि वो जो रचित कौशिक को लेकर गए हैं वो कोई अपहरणकर्ता नहीं है, वो तो पंजाब पुलिस के जवान हैं जिन्होंने यूपी पुलिस को इस बारे में पहले से ही संदेशा भेजा हुआ था। वहां से ये भी पता चलता है कि बड़े ही संगीन आरोपों में रचित को अरेस्ट किया गया है। आरोप है कि धार्मिक भावनाओं को हर्ट किया गया है। पर कमाल की बात यह है कि एफआईआर यूपी पुलिस को तो भेज दी गई थी पर रचित को नहीं भेजी गई थी। अब प्रश्न उठता है कि किसकी धार्मिक भावनाएं हर्ट की गई? तो आगे उत्तर मिला कि एक एफआईआर जनवरी में की गई थी। पंजाब के लुधियाना में किसी चर्च के पादरी ने एक ट्विटर हैंडल नो कन्वर्जन, उसके नाम पर यह एफआईआर दर्ज की गई थी। अब दूसरा प्रश्न यह है कि नो कन्वर्जन कौन है और उसका रचित कौशिक से क्या लेना देना है? तो नो कन्वर्जन एक ट्विटर हैंडल है जो कि अनोनिमस व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। महिला है या पुरुष इस बात का भी ज्ञात नहीं। और उसमें कैसे ईसाई मिशनरी भारत के हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए प्रपंच रचते हैं, कैसे बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने के दावे किए जाते हैं ईसाई मिशनरियों के द्वारा, और कैसे गूंगों को बुलवाया जाता है, और इस प्रकार के कई अन्य प्रपंचों को एक्सपोज करता ये ट्विटर हैंडल है। तो बेसिकली ये एफआईआर इस ट्विटर हैंडल नो कन्वर्जन के ऊपर थी। पादरी ने धार्मिक भावना आहत करने का आरोप भी लगाया था पिछले महीने जनवरी में। अब पंजाब पुलिस का कहना यह है कि नो कन्वर्जन ट्विटर हैंडल को रचित कौशिक ही हैंडल करता है, जबकि यह बात बिल्कुल गलत है। नो कन्वर्जन ट्विटर हैंडल ने आज तक मात्र एक वीडियो जो रचित कौशिक ने बनाई है वो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। 5 फरवरी 2024 को नो कन्वर्जन ने रचित की वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा, जो कि पहले कई बार डिफरेंट हैंडल से वायरल हो चुका था, उसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। वीडियो की क्वालिटी जो नो कन्वर्जन ने शेयर की वो बड़ी ही खराब थी। पहले आप वीडियो देखिए। वो आईआईटी पूरी करने से पहले ही 10 लाख रुपए महीना कमाता है। कैसे? केजरीवाल का शीश महल याद है जिसमें 80 लाख के पर्दे लगे हैं, उसी में जिम वाली 4 ट्रेडमिल मशीनें भी लगी हैं। 15,000 से लेकर 15 लाख तक की ट्रेडमिल आपको अमेजन पर मिल जाएगी, लेकिन उससे कमाई तो होती नहीं। तो सर जी ने ट्रेडमिल किराए पर लेने की सोची। 4 ट्रेडमिल का 1 महीने का किराया सोचो कितना होगा? 5,000, 10,000, 15,000? जी नहीं, 10 लाख। ये 10 लाख रुपए महीने का किराया दिल्ली सरकार देती है और ये ट्रेडमिल है एक कंपनी की जिसके मालिक हैं पुलकित केजरीवाल। यदि रचित ही इस हैंडल को चला रहा होता तो जब ये वीडियो रचित ने मई 2023 में बनाई थी तभी इसे शेयर क्यों नहीं किया? 10 महीने बाद उसे यहां पर शेयर करने का क्या अर्थ था? वीडियो की क्वालिटी इतनी खराब थी, जबकि रचित डीएसएलआर कैमरा से अपनी सभी वीडियोस को शूट करता है, तो इतनी खराब क्वालिटी हो ही नहीं सकती।
तो यह बात स्पष्ट थी कि ये जो वीडियो है इसको कई बार डाउनलोड किया गया है, तभी इतनी खराब क्वालिटी हो सकती है। तो एक वीडियो का ओनर इतनी खराब क्वालिटी की वीडियो को क्यों डालेगा अपने ही हैंडल पर? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सब लोकतंत्र के ट्विटर पर 68,000 फॉलोअर्स हैं, वहीं दूसरी ओर नो कन्वर्जन के 2.5 लाख से ऊपर है। तो सब लोकतंत्र अपनी वीडियोस को नो कन्वर्जन ट्विटर हैंडल, जो कि सब लोकतंत्र से अधिक पॉपुलर है और अधिक बड़ा है, वहां वीडियोस क्यों नहीं डालता? जहां से वीडियोस के वायरल होने के चांसेस और अधिक बढ़ जाते हैं, वहां वीडियोस ना डालकर एक छोटे हैंडल पर क्यों वीडियोस डालता है? तर्क समझ में नहीं आया। जो वीडियो नो कन्वर्जन ने रचित का शेयर किया वो केजरीवाल के बेटे पुलकित और उनके स्कैम के बारे में था। सब लोकतंत्र द्वारा केजरीवाल और उनके बेटे पर लगाए गए आरोप सही थे या गलत, यह एक अलग विषय हो सकता है, और केजरीवाल को लगता है कि आरोप गलत थे तो उन पर मानहानि का दावा किया जा सकता था। पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला, जो कि नॉन बेलेबल है, जिसकी एफआईआर में एक दूसरे हैंडल का नाम है पर उसमें किसी अन्य व्यक्ति को फंसाया जाना, यह अगर ऊपर से देखें तो केवल और केवल पॉलिटिकल वेंडिटा दिखाई देता है। बाकी पंजाब पुलिस, यूपी पुलिस, केजरीवाल अधिक जानते हैं। और ये पॉलिटिकल वेंडिटा आम आदमी पार्टी के अंडर पंजाब पुलिस में पहले भी कई बार हो चुका है, वो आगे देखते हैं। सब लोकतंत्र के रचित कौशिक के साथ जो हुआ वो कोई नई बात नहीं है पंजाब पुलिस के लिए। मई 2022 में बीजेपी के सदस्य और सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर तजिंदर बग्गा के घर पर पंजाब पुलिस के 10-15 लोग आए और तजिंदर बग्गा को उनके घर से उठाकर ले गए, उनके पूरे परिवार के समक्ष। He said this morning 10 to 15 police personnel came to our home and dragged Tajinder out. Now his father also added, when I picked up my mobile phone to record a video of the incident, the police took me to another room and punched me in the face. तजिंदर बग्गा जो है वो दिल्ली में रहते हैं, तो हरियाणा क्रॉस करके पंजाब पहुंचने में समय लगता है। तो इसी कारण हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को बीच में ही पकड़कर तजिंदर बग्गा को छुड़वा लिया। पर रचित कौशिक के केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि काम रात के अंधेरे में चुपचाप कर दिया गया था। पर कोर्ट ने तजिंदर बग्गा के एक्शंस को ऐसा नहीं पाया जिस पर कोई कोरेसिव एक्शन लिया जाए। इसके अतिरिक्त नवभारत टाइम्स के एक पत्रकार भावना किशोर को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था मई 2023 में। क्यों? ये कहकर कि भावना की कार एक SC/ST समुदाय के व्यक्ति से भिड़ गई है, तो भावना पर SC/ST एक्ट लगा दिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। भावना एक्चुअली में वो पत्रकार हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर पर करोड़ों रुपए खर्च होने की बात जो थी उसको सामने लेकर आई थी, जो एक्चुअली में फिर शीश महल की पूरी स्टोरी बनने का कारण बन गया था और मीडिया पर कई दिनों तक शीश महल छाया रहा था। जिस दिन भावना अरेस्ट हुई उस दिन भी वो मोहल्ला क्लिनिक को ही कवर करने जा रही थी। कितना संयोग हो सकता है इस पूरी कहानी में? तजिंदर बग्गा और भावना दोनों ने ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के विरुद्ध कुछ किया और दोनों को अंदर करने का प्रयास किया गया। और लेटेस्ट केस रचित कौशिक का। पर यह वेंडिटा जो दिख रहा है यह केवल दिल्ली की पॉलिटिक्स या पंजाब के पुलिस के बल के प्रयोग तक सीमित नहीं है, यह हर स्थान पर व्याप्त है। मार्च 2023 में बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप नाम के एक यूट्यूबर को अरेस्ट कर लिया, ये कहकर के मनीष कश्यप फर्जी वीडियो डाल रहा है जिसमें बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में आक्रमण हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है। मनीष कश्यप को कई महीनों तक जेल में रखा गया और अलग अलग जेलों में घुमाया गया और फाइनली मद्रास हाईकोर्ट ने मनीष को फिर बेल दी। नोएडा में किसी रेव पार्टी में सांप के जहर से किए जाने वाला नशा प्रयोग हो रहा है, ऐसी कंप्लेंट पुलिस के पास आई और इसमें किसे पकड़ा गया? एल्विश यादव को, क्योंकि एल्विश के अगेंस्ट ही कंप्लेंट की गई थी। रीजन था एल्विश के पास किसी वीडियो में सांप का होना और इस पूरे प्रकरण में मेनका गांधी भी इन्वॉल्व थी। अक्टूबर 2023 में तमिलनाडु में कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अरेस्ट किया गया, जिसका बेसिक रीजन था तमिलनाडु की सत्ता पर जो पार्टी है उसकी विचारधारा से अलग सोचना। उनमें से एक का उदाहरण देता हूं। तमिलनाडु में एक बिरयानी की दुकान पर एक कस्टमर ने हलाल सर्टिफिकेट पर प्रश्न किया और इसके बाद सैकड़ों मुस्लिम संप्रदाय के लोग दुकान के बाहर आ गए और एक प्रदर्शन चल गया। तिरुपति कन्नन ने इसे रिपोर्ट किया अपने सोशल मीडिया हैंडल पे और गिरफ्तार कर लिया गया उन्हें। इसी प्रकार काम्या जानी नाम के इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर को अरेस्ट करने की बात की गई थी, क्योंकि उनके किसी वीडियो में बीफ के बारे में बताया जा रहा था किसी होटल के मेन्यू में। पहली बात यह है कि काम्या जानी जो है वो पहले बीफ खाते हुए उनकी एक वीडियो उन्होंने पहले पोस्ट की हुई है। वो एक बीफ ईटर है और किसी भी बीफ ईटर को यानी कि गोमांस खाने वाले को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश का कोई अनुमति नहीं है, ये स्ट्रिक्टली कहा गया है। काम्या जानी को सामने आकर एक्सप्लेन करना पड़ा था कि शी डिड नॉट कंज्यूम बीफ, वो तो केवल होटल के मेन्यू में था। एक विजिट कंट्रोवर्सी हो गई है। आई अंडरस्टैंड दैट द टेंपल अथॉरिटीज हैव सम रूल्स
और मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि मैंने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ और मैंने ना कभी बीफ खाया है और ना ही मैं उसे प्रमोट करती। और ऐसे अनेक और इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन पर किसी न किसी प्रकार का एक्शन लिया गया है और ये केसेस निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। परंतु क्यों? इसका कारण आगे देखते हैं। भारत में अब कुछ पॉलिटिशियंस और मीडिया कर्मी इन्फ्लुएंसर्स से डरने लगे हैं। आज इन्फ्लुएंसर मीडिया को फोर्स करता है वो स्टोरी दिखाने के लिए जिन्हें पहले कोई छूता भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल 2016 के बंगाल के मालदा में दंगे होते हैं और बहुसंख्यकों की दुकानें अल्पसंख्यकों के द्वारा जला दी जाती हैं। ये समाचार मीडिया में स्थान नहीं बना पाते। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस मुद्दे पर अपनी आंखें गड़ाए हुए होते हैं और फिर झक मार के मीडिया को मालदा की न्यूज़ चलानी पड़ती है, जिस पर राजदीप सरदेसाई सफाई देते हैं कि मालदा दिल्ली से बहुत दूर है, इसीलिए उसे कवर करने में थोड़ा टाइम लग गया। 2016 में राजदीप सरदेसाई को लगा होगा कि मैंने बोला है, मेरे हर शब्द को शाश्वत समझा जाता रहा है, तो अब भी ऐसा ही होगा। पर ऐसा नहीं हुआ। इन्फ्लुएंसर्स आज तक राजदीप से इस बारे में प्रश्न पूछते हैं। इन्फ्लुएंसर्स ने राजदीप से तब पूछा कि जब दिनों, महीनों, वर्षों तक गुजरात कवर हो सकता है तो बंगाल का मालदा क्यों कवर नहीं हो सकता। मालदा पर डिस्टेंस का बहाना देने वाले राजदीप से इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स ने पूछा, जब आप यूरोप के देश मॉन्टेनेग्रो में ललित मोदी का इंटरव्यू लेने जा सकते हो तो मालदा दूर है या यूरोप? और इन प्रश्नों का उत्तर आज तक राजदीप के पास से नहीं आया है। और जब ये प्रश्न इन्फ्लुएंसर पूछता है तो यही प्रश्न भारत की पब्लिक भी पूछती है। इंस्टाग्राम पर 229 मिलियन भारतीय हैं, व्हाट्सएप पर 535 मिलियन भारतीय हैं और फेसबुक पर 315 मिलियन, जो कि किसी भी देश से अधिक है। यूट्यूब पर 462 मिलियन भारतीय यूजर्स हैं। भारत के इन्फ्लुएंसर्स की पकड़ इन लोगों पर बहुत तगड़ी है और यह बात इस बात से भी क्लियर हो जाती है कि भारत की मीडिया के दो बड़े स्तंभ रहे, बरखदत्त और आशुतोष, बैठकर इन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में कुछ इस प्रकार की चर्चा करते हैं। I agree with you. लेकिन the truth also is that there are influencers today who are sitting in their drawing rooms and just holding forth on something or the other, right wing, left wing, whatever wing, and they have not come through a newsroom. They have not come through the process of reporting, writing, sub-editing, someone asking for a fact check, somebody saying इसमें ये एंगल नहीं है, वो एंगल नहीं है, लेकिन लोग उनको देख रहे हैं, लोग उनको पढ़ रहे हैं। As journalists, how do we adapt to this new reality? And it is because of this reason that we are creating an authoritarian society. इतने बड़े पत्रकार रहे हैं आपने किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिले यहां तक डिसाइड किया है इस देश में। राडिया टेप तो याद ही होंगे। और आज आप इतने बड़े पत्रकार होने के बाद इन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आपको हुआ है। एक बार अडानी के एनडीटीवी में हस्तक्षेप से पहले एनडीटीवी ने एकेटीके यानी हमारे चैनल को मेल भेजा और कहा कि जितनी भी वीडियोस आपने एनडीटीवी के बारे में बनाई हैं वो सभी डिलीट कर दी जाए, नहीं तो आपके ऊपर केस किया जाएगा। इंटिमिडेट भी किया गया। तो यह भी यही दिखाता है कि जो वर्चस्व पहले इन मीडिया हाउसेस का हुआ करता था, इन लोगों का हुआ करता था, अब इन्फ्लुएंसर्स के आने के बाद वो वर्चस्व समाप्त हो रहा है। आजकल तो जर्नलिस्ट को भी गालियां पड़ती हैं, इसको भी पड़ती है। उधर से हर पॉलिटिशियन जो पहले केवल बड़े बड़े चैनल्स पर इंटरव्यू देता था, आज वो यूट्यूबर्स के साथ बैठकर पॉडकास्ट कर रहा है। चाहे फिर वो मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हों जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, या उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, या फिर विपक्ष के बड़े बड़े नेता हों, सब यूट्यूबर्स के पास जाकर पॉडकास्ट कर रहे हैं और आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं ऐसे कि इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स इत्यादि चुनावों को बदलने का दम रखते हैं। अब सोचिए, केजरीवाल के स्कैम की वीडियो वायरल हो रही है, उस केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स में आया यही कहकर कि मैं पॉलिटिक्स को चेंज कर दूंगा, सारा करप्शन समाप्त कर दूंगा। अब उस केजरीवाल के करप्शन की वीडियो बनाता कोई इन्फ्लुएंसर, वो केजरीवाल को क्यों पसंद आएगा? और यह मात्र केजरीवाल के लिए सत्य नहीं है, हर पॉलिटिशियन इस दायरे में आता है, हर पॉलिटिशियन के लिए यह बात सत्य है। जो घटना अभी रचित कौशिक के साथ हुई है, यदि इस प्रकार की कोई घटना किसी टीवी के या प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट के साथ होती है
तो उसके पीछे कई प्रकार की संस्थाएं होती हैं जो संज्ञान ले सकती हैं, लेकिन इन इन्फ्लुएंसर्स की कोई ऐसी संस्था नहीं है। सरकार इन्हें पत्रकार भी नहीं मानती है, ना इनके पास कोई प्रेस कार्ड है और ना इनके पास कोई पहचान है, और यही बात इन्हें एक सॉफ्ट टारगेट भी बना देती है। यदि संक्षेप में कहूँ तो इनका इन्फ्लुएंस इतना है कि ये चुनावों तक को इम्पैक्ट कर दें। यदि टीवी, प्रिंट मीडिया तक बात रहती तो वर्षों तक गड़े हुए मुद्दे आज भी गड़े ही होते। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में चुनाव हारे। क्या आपको लगता है टीवी मीडिया या प्रिंट मीडिया ने उस समय सपोर्ट किया होगा? लेकिन उसी प्रिंट मीडिया या टीवी मीडिया का आज स्टेटस क्वो चेंज हो रहा है। इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के कारण मीडिया का स्वरूप अब बदल रहा है। इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के कारण अब टीवी मीडिया झूठ बोले तो अगले दिन यही इन्फ्लुएंसर्स उसका झूठ वायरल कर देते हैं। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर्स सॉफ्ट टारगेट भी हैं। पर ये जो टीवी मीडिया या प्रिंट मीडिया का स्टेटस क्वो था, उसको चैलेंज कैसे किया गया, वो आगे देखते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग हो रहा है और यह विचलित करता है। पॉलिटिशियंस के लिए कारण पॉलिटिक्स पर इन्फ्लुएंस हो सकता है, पर इससे भी आगे का एक कारण है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का स्टेटस क्वो को चैलेंज करना। कुछ उदाहरण देखते हैं। ऑप इंडिया नाम की एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट कई सालों से कार्य करने में सफल रही है, एक विशेष प्रकार के नैरेटिव को तोड़ने में। एक उदाहरण देता हूँ। 2018 में बीबीसी ने एक स्टोरी की। टाइटल था बियॉन्ड फेक न्यूज। नैरेटिव था कि भारत में फेक न्यूज एक व्यापार की तरह चलने लगी है। अंडरटोन था कि ऐसा 2014 के बाद से होना शुरू हुआ है, और इसकी वजह बताई गई कि भारत में नेशनलिज्म बढ़ने के कारण से फेक न्यूज पैदा हो रही हैं, और ये उस आर्टिकल का कंक्लूजन था जिसे भारत में एक वर्ग ने जमकर शेयर किया। ऑप इंडिया ने इस पर एक काउंटर आर्टिकल किया और बताया कि कैसे 1.5 अरब की आबादी वाले देश में केवल 40 लोगों से बात करके ये सर्वे किया गया है। केवल इतना ही नहीं, बीबीसी के आर्टिकल को फैक्ट चेक करते हुए उसमें फेक न्यूज फाइंड आउट की, डॉक्टर डेटा दिखाया और आर्टिकल लिखते समय जिस प्रिजुडिस के साथ वो आर्टिकल लिखा गया था उसे पकड़ा। क्या परिणाम रहा इसका? बीबीसी ने अपना आर्टिकल डिलीट किया, उसमें चेंजेस किए, फिर अपलोड किया, पर फिर भी बात नहीं बनी, और एंड में बीबीसी ने अपना आर्टिकल अपनी गलती मानते हुए डिलीट किया। जिन लोगों ने बीबीसी के आर्टिकल को शेयर करते हुए एक फेक नैरेटिव बनाया था, उनका नैरेटिव धरा का धरा रह गया। इसे स्टेटस क्वो को, जमी जमाई व्यवस्था को चैलेंज मिला। इसी प्रकार से 2016 से 2019 तक काउ लिंचिंग के नाम पर एक डेटा फैलाया जाता था, जिस डेटा के आधार पर न्यूयॉर्क टाइम्स से वॉशिंगटन पोस्ट तक सब ने एक नैरेटिव बनाया कि भारत में गाय के नाम पर बहुत सी हत्याएं हो रही हैं माइनॉरिटी समाज की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने उस डेटा को झूठा साबित किया और डेटा बनाने वाली संस्था को इसे डिलीट करना पड़ा। तो स्टेटस क्वो को मिल रहा चैलेंज, जमी जमाई व्यवस्था पर प्रहार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को वल्नरेबल बना रहा है, और इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का नंबर इतना ज्यादा है कि इन्हें खरीदा भी नहीं जा सकता। तो इनके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग हो रहा है, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी के लिए भयानक है। रचित कौशिक जैसे इन्फ्लुएंसर्स केवल अपनी बात रख रहे हैं। यदि यह भी अपराध है तो इसे अपराध समझने वालों के विरुद्ध क्रांति होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? हमें कमेंट्स में बताएं। रचित कौशिक को न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।